2006 में एक फिल्म आई थी, गोलमाल फन अनलिमिटेड। आज भी मतलब इतने साल हो गए हैं, पर टीवी पे आ जाए तो रिमोट अपने आप रुक जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल। कहानी तो खैर हम सबको पता है, लेकिन आज हम कहानी सुनाने नहीं बैठे। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस फिल्म का जादू है क्या। मतलब 4 ठग, एक अंधा जोड़ा और इतने सारे झूठ, ये फॉर्मूला इतना इतना जबरदस्त हिट कैसे हुआ। सवाल बिल्कुल सही है, क्योंकि ये फिल्म सिर्फ कुछ चुटकुलों का कलेक्शन नहीं है। ये एक एक परफेक्ट कॉमेडी मशीन की तरह है। कॉमेडी मशीन? हाँ, जिसके हर पुर्जे को, मतलब हर कैरेक्टर, हर सिचुएशन को बड़ी बारीकी से डिजाइन किया गया है। तो आज हम इसी मशीन को थोड़ा खोल कर देखेंगे कि भाई अंदर चल क्या रहा है। अच्छा। किरदारों की केमिस्ट्री से लेकर सिचुएशनल कॉमेडी के उस ताने बाने तक, जिसने इसे एक क्लासिक बना दिया। चलिए, तो फिर शुरुआत सबसे जरूरी पुर्जे से ही करते हैं। वो 4 किरदार, गोपाल, माधव, लकी और लक्ष्मण। अब अगर आप कागज पर देखें तो ये 4 बेवकूफ चोर हैं, सिंपल। लेकिन पर्दे पर ये हमें इतने प्यारे क्यों लगते हैं? क्योंकि ये चारों एक क्लासिक कॉमेडी चौकड़ी हैं। हर किरदार दूसरे की कमी को पूरा भी करता है और उसी से टकराता भी है। हाँ। जैसे अजय देवगन का गोपाल, वो गुस्सैल बड़ा भाई है जो ग्रुप को एक साथ रखने की कोशिश करता है, पर उसका गुस्सा ही सबसे ज्यादा मुसीबतें खड़ी करता है। और अरशद वारसी का माधव, वो तो ग्रुप का दिमाग है, या कहूं कि शातिर दिमाग। बिल्कुल। हर जुगाड़ उसी के दिमाग से निकलता है। वो गोपाल के गुस्से को और हवा देता है और लक्ष्मण की मासूमियत का पूरा फायदा उठाता है। और फिर आता है लक्ष्मण, शर्मन जोशी। वो इस ग्रुप की एक तरह से आत्मा है। भोला भाला। इतना भोला कि दर्शक उससे तुरंत कनेक्ट कर जाते हैं। उसकी मौजूदगी बाकी तीनों के किरदारों को और ज्यादा मजबूत बनाती है। अगर वो न हो तो बाकी तीनों सिर्फ बदमाश लगेंगे, प्यारे नहीं। सही बात है। लेकिन मुझे हमेशा तुषार कपूर का किरदार लकी सबसे दिलचस्प लगा है। ओ हाँ। मतलब एक ऐसी फिल्म जिसमें डायलॉग और वन लाइनर्स की इतनी भरमार हो, उसमें एक मूक किरदार को लाना, ये तो बहुत बड़ा रिस्क था, है ना? क्या ये सिर्फ एक गिमिक था? नहीं, ये एक जीनियस स्ट्रोक था। लकी की चुप्पी ही उसे सबसे अलग बनाती है। जहां सब बोलकर कॉमेडी कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने एक्सप्रेशन से हंसाता है। हाँ, वो सीन याद है ना? वो सीन जहां वो इशारों में कहानी सुनाने की कोशिश करता है। वो फिजिकल कॉमेडी का एक बेहतरीन उदाहरण है। उसकी छुप्पी उसे एक अनप्रिडिक्टेबल एलिमेंट बनाती है। आपको पता ही नहीं होता कि वो अगले पल क्या करेगा। वो इस शोर शराबे वाली फिल्म में एक शांत तूफान जैसा है। वाह, शांत तूफान, ये अच्छा था। ठीक है, तो ये 4 किरदार तो तैयार हो गए, लेकिन किसी भी कॉमेडी को चलाने के लिए एक दमदार सिचुएशन चाहिए होती है। बिल्कुल। और इस फिल्म को वो सिचुएशन मिलती है एक अंधे जोड़े के घर में। ये आइडिया ही अपने आप में कितना शानदार है। शानदार से भी बढ़कर ये सिचुएशनल कॉमेडी का एक मास्टर क्लास है। एक सोमनाथ और मंगला वो पूरी तरह अनजान है। हाँ, सही बात है। तो हर पल हमें ये डर लगा रहता है कि अब राज खुलेगा, अब पकड़े जाएंगे। और इसी टेंशन और किरदारों की बेबसी से हंसी पैदा होती है। और इसी से जुड़ा वो सीन है जो मुझे आज भी हंसने पर मजबूर कर देता है। कौन सा? एक समीर और 4 अलग-अलग आवाजें, गोपाल की भारी आवाज, लक्ष्मण की वो घबराई हुई सी आवाज। ये तो कंफ्यूजन का जाल बन सकता था, पर यहाँ इसे कॉमेडी का सबसे मजबूत पिलर कैसे बना दिया गया? क्योंकि वो सीन सिर्फ आवाज बदलने की कॉमेडी नहीं है, वो हर किरदार के मूल स्वभाव को और मजबूत करता है। अच्छा, कैसे? देखिए, गोपाल जब समीर बनता है तो उसकी आवाज में एक धौंस होती है। माधव जब समीर बनता है तो उसकी बातों में चालाकी होती है। और लक्ष्मण? और लक्ष्मण की आवाज में वो मासूमियत और घबराहट। वो समीर का किरदार नहीं निभा रहे, बल्कि अपने जैसा समीर बन रहे हैं। और फिर सोमनाथ का वो डायलॉग, अमेरिका जाके लोग बदल जाते हैं, ये उस पूरे झूठ पर एक तरह से मोहर लगा देता है और दर्शकों को खुलकर हंसने का मौका देता है। हाँ, वो तो कमाल ही था। अब जब बात हुई रही है तो इस फिल्म में एक और चीज है जो इसे उस दौर की दूसरी कॉमेडी फिल्मों से अलग करती हैं। क्या? जैसे प्रियदर्शन की फिल्में होती थीं जो सिचुएशन और कंफ्यूजन पर ज्यादा चलती थीं, लेकिन गोलमाल में एक अलग ही एनर्जी है, एक एक्शन का तड़का है। क्या ये रोहित शेट्टी के सिग्नेचर स्टाइल की शुरुआत थी? बिल्कुल, ये वो फिल्म है जहां रोहित शेट्टी ने अपना ब्लूप्रिंट तैयार किया। कंफ्यूजन वाली कॉमेडी तो है, लेकिन इसमें उन्होंने स्लैपस्टिक और एक्शन को मिला दिया। अच्छा। बबली भाई का किरदार और हीरो की चोरी का एंगल, ये कहानी को सिर्फ एक घर में बंद कॉमेडी से निकालकर बाहर ले आता है। वो गाड़ियों का टूटना फूटना, बड़े एक्शन सीक्वेंस, ये सब बाद में उनकी फिल्मों की पहचान बन गया, लेकिन इसकी नींव
गोलमाल में ही रखी गई थी। और बबली भाई संजय मिश्रा का वो किरदार, हाँ हाँ। धोंडू जस्ट चिल। एक मामूली सा गुंडा कहानी में इतना यादगार कैसे बन गया? वो तो बस एक साइड विलन था। वो इसलिए यादगार बना क्योंकि वो एक टिपिकल विलन नहीं था। वो जितना खतरनाक दिखने की कोशिश करता था उतना ही मजाकिया लगता था। उसकी गंभीरता ही उसकी सबसे बड़ी कॉमेडी थी। वो एक ऐसा गुंडा है जो अपने ही गुर्गों से परेशान है। ये किरदार रोहित शेट्टी की फिल्मों के उस पैटर्न को दिखाता है जहां विलन भी कहानी में ह्यूमर लाते हैं, सिर्फ खतरा नहीं। ये सब तो ठीक है, कॉमेडी है, एक्शन है, यादगार किरदार हैं, लेकिन फिल्म के आखिर तक आते आते हमें चारों ठगों के लिए सच में फिगर करने लगते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। जब बबली भाई घर पे हमला करता है और ये चारों उस अंधे जोड़े को बचाने का फैसला करते हैं, वो पल बहुत असरदार हैं। एक फिल्म जो शुरू से अंत तक मजाक पर बनी है, वो दर्शकों को इमोशनली कैसे जोड़ लेती है। ये हिंदी सिनेमा के उस पुराने और सबसे पसंदीदा फॉर्मूले की वजह से है, जिसे हम दिल के अच्छे चोर कह सकते हैं। दिल के अच्छे चोर। हाँ, किरदार होते तो बदमाश हैं, लेकिन जब मौका आता है तो उनका ज़मीर जाग जाता है। फिल्म हमें धीरे धीरे ये दिखाती है कि ये चारों बुरे नहीं हैं, बस मजबूर हैं। वो कॉलेज से निकाले जाते हैं, बेघर हैं, उनका मकसद किसी को दुख पहुंचाना नहीं, सिर्फ अपना गुजारा करना है। तो मतलब उनका बबली भाई से लड़ने का फैसला अचानक नहीं आता, कहानी हमें उस पल के लिए तैयार करती है। बिल्कुल, उस एक पल में वे अपने लालच यानी हीरो और अपनी इंसानियत के बीच एक चुनाव करते हैं, और वे इंसानियत को चुनते हैं। ये वो पल है जो उन्हें सिर्फ कॉमेडिक किरदारों से हीरो बना देता है। दर्शक उनकी सारी पिछली गलतियों को माफ कर देते हैं क्योंकि वे सही समय पर सही काम करते हैं। यही वजह है कि अंत में जब सोमनाथ उन्हें माफ करते हैं तो हमें भी लगता है कि हाँ, ये इसी के लायक थे। और फिर फिल्म का अंत, सब कुछ ठीक हो जाता है, उन्हें घर मिल जाता है, एक परिवार मिल जाता है, लेकिन आखिरी सीन में वो फिर से निराली के लिए लड़ने लगते हैं। हाँ हाँ। और गाना बजता है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। इसका क्या मतलब है कि ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे? मेरे हिसाब से ये दिखाता है कि उनका जो मूल स्वभाव है वो वही रहेगा। अच्छा। उनकी दोस्ती की नींव ही नोक-झोंक और पागलपन है। अगर वो लड़ना बंद कर देंगे तो वो गोपाल, माधव, लकी और लक्ष्मण नहीं रहेंगे। ये अंत दर्शकों को एक मुस्कान के साथ विदा करता है और ये भी बताता है कि इनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। और शायद इसीलिए इसकी इतनी सारी सीक्वल फिल्में बन पाई। एग्जैक्टली। तो कुल मिलाकर गोलमाल सिर्फ एक कॉमेडी फिल्म नहीं है, ये एक परफेक्ट रेसिपी है, जिसमें किरदारों की सही केमिस्ट्री है, सिचुएशनल कॉमेडी का शानदार तड़का है, एक्शन का हल्का सा फ्लेवर और अंत में दोस्ती और इंसानियत का एक इमोशनल गार्निश है। शायद इसीलिए इतने साल बाद भी इसका स्वाद फीका नहीं पड़ा है। लेकिन ये सब सोचकर दिमाग में एक दिलचस्प सवाल आता है। क्या उन चारों ने उस अंधे जोड़े को इसलिए बचाया क्योंकि वे दिल से अच्छे थे, या सिर्फ इसलिए कि वे उस स्थिति में फंस गए थे? सोचिए, अगर बबली भाई कभी आता ही नहीं और उन्हें वो हीरे चुपचाप मिल जाते, तो क्या वो उन्हें लेकर भाग जाते या ईमानदारी से उन्हें वापस कर देते? उनकी असलियत क्या थी, ये शायद हमें कभी पता नहीं चलेगा।